हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, द किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन, रियल एस्टेट एंड इकोनॉमिक्स। Class 12 CBSE NCERT chapter here. Here question is arrive here the important, the main feature of the Mauryan administration here. You know that this important question, main feature of Mauryan administrations here. A central administration, first of all here, the king had a control over legislative, executive and judicial army and finance here. That's important point. The king had a control over legislatives, executives and judiciary army and finance here. And the next here, the provisional administrations here. Provisional administration, the empire was divided into the many provinces here. That's important, the provisional administrations here. And the next, local government. The local government, there was the communities of 30 members of maintenance, rule and regulation, and the Patliputra here. You know that's important, 30 members to be maintained, rules and regulation in a Patliputra here. King used to run the administration with the help of 30 officials here. That's important. The king used to be run administration here, help of 30 officials here. 5 major political center in the empire here. 5 major political center in the empire. And law and order system set up. That's important, law and order system set up here. And organized to army as a communities with the 6 sub-communities for according to is a military activities here. And to spread to the Dhama, appointment of Dhama Mahamantra. That's important here, Dhama Mahamantra here. An officer were appointed to manage their land, revenue, regulations and roads here. An institution of spies was very strong and working effectively here. The spies is important here. There is a very strong here. यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, क्लास 12वीं इतिहास के जो है चैप्टर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को हमने बताना है। देखा जाए तो मौर्य काल काफ़ी महत्वपूर्ण थी और मौर्य जो कि धनानंद को हरा के राज्य गद्दी की स्थापना किया था, मौर्य वंश की स्थापना किया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान चाणक्य का था, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के उस काबिल बनाया और धनानंद को हराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले धनानंद शासक हुआ करता था, लेकिन चाणक्य को राज दरबार में अपमानित करने के बाद चाणक्य ने जो प्रण लिया था धनानंद को ख़त्म करने का, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है परवान चढ़ाया। और देखा जाए तो मौर्य शासनकाल काफ़ी आगे तक बढ़ी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। अगर इतना बड़ा साम्राज्य की गठन हुई तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है चलाने की पद्धति कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से व्यवस्थित की गई। कहते हैं कोई भी वंश आगे तब बढ़ता है जब उसका राजा जो हो सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन के साथ जनता को लेके चले। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की, तो सबसे पहली बात तो केंद्रीय शासन। मौर्य शासन काल में केंद्रीय शासन क्या थी? तो साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि विधायिका, कार्यपालिका,
न्यायपालिका, सेना और वित्त पर राजा का नियंत्रण होता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय शासन जो होती थी राजा के अधीन होती थी और इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना वृत्त राजा के नियंत्रण में होता था। इवन देखा जाए तो प्रांतीय शासन का मतलब होता है छोटे क्षेत्रों में कैसे शासन होती थी। तो यहाँ पर साम्राज्य बहुत सारे प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिसको चलाना आसान था और मेंटेनेंस करना भी आसान था। उसके पश्चात आता है स्थानीय सरकार। कहते हैं स्थानीय सरकार पाटलिपुत्र में नगर कायदे बनाए रखने के लिए 30 सदस्य की एक समिति थी। यानी देखा जाए तो स्थानीय सरकार में पाटलिपुत्र में नियम और कायदे बनाने के लिए 30 सदस्य की एक समिति थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो राजा 30 अधिकारियों की सहायता से अपनी पूरा प्रशासन को जो है चलाता था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि राजा अपने 30 अधिकारियों की सहायता से पूरे प्रशासन को जो है बखूबी चलाया करता था। इवन देखा जाए तो साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे। साम्राज्य में 5 प्रमुख केंद्र होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है। इवन देखा जाए तो कानून एवं व्यवस्था जो थी सेटअप की गई थी। कानून व्यवस्था जो थी बिल्कुल सेटअप की गई थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इवन देखा जाए तो संगठित सेना, कहते हैं कोई भी प्रशासन को अगर चलाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है तो वो सिर्फ सेना का ही होता है। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में संगठित सेना थी, यानी सैन्य गतिविधियों के समन्वय के लिए 6 उप समिति वाली एक समिति बनाई गई थी, जिसके 6 उप समिति हुआ करती थी। इवन देखा जाए तो धम्मा का प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामंत्र की जो है नियुक्ति की जाती थी, जो धम्मा के प्रसार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत है। धम्मा जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं लाई गई थी, लेकिन इसका जो है पोता जो था अशोक, उसके द्वारा धम्मा का जो है प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन देखा जाए तो धम्मा का प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर जो है धम्मा महामंत्र की नियुक्ति की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखे तो भू राजस्व, सिंचाई और सड़कों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था कि भू राजस्व, सिंचाई, सड़कों के प्रबंधन के लिए उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना चंद्रगुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि चंद्रगुप्त के शासन काल से लेकर उसके वंशज तक उन्होंने जो है जासूसी संस्था का भी मजबूती से पालन किया। यानी जासूसी की संस्था बहुत मजबूत थी और काफ़ी प्रभावी ढंग से काम भी कर रही थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इम्पोर्टेंट हियर। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स एंड ट्रेड फ्रॉम 600 BCE to 600 CE. You know that's an important question for the exam view here. Explain the system of land grant and trade here. The time period here 600 BCE to 600 CE. From the early century, the grant and land were recorded in the inscription. Some inscriptions were recorded in the copper plates. The records that have survived there give us the following fact here. You know that in this time, the inscriptions are recorded by the copper plate. That's an important point here. And then next point here, the land grants were given to the religious institution are to be Brahmins. The Brahmins were usually expected from the paying land revenue and other due to the kings. There is the exempted there from pay of the revenue there other due to the king. The Brahman were often give to the right to be a collect this due from the local people. Know that Brahman is important, play the role here. The Brahman were is often give to be right to be collect this due from the local people here.
women were not supposed to the independent access the resources like a land. You know that women were not supposed to be have independent access to the resources like a land, but artist craft women like Prabhavati Gupta is daughter of Chandragupta too has access to the land. You know that that's important. That a woman like Prabhavati Gupta is a daughter of Chandragupta too had access to the is a land, and all the people in the rural area had to be avail their new land of the village and pay him all the taxes. And some historians claim that land grants were indicatives of weakening and the political power. You know that some historians claim that land grants were indicatives of weakening's political power, as a king were losing control over their some months, and sometime king tried to win allies by making a grant of land. The land grant provide to some insight into the relationship between the cultivator and the state. You know that that's an important point here. The first, there is a woman like a Prabhavati Gupta, daughter of Chandragupta, access to the land here. And the new land of village and pay him to the taxes also here. And sometime king tried to the win allies to the making grant of land. And the land grant to provide some insight into the relationship between the cultivator and the state here. The system of trade from 600 BCE to 600 C and explained in the following way here. The system of trade here, that's an important point. Land and river routes crisscross the subcontinent and extended in different direction from the 6th century BCE, and the ruler tried to control these routes by the offering protection for a price is here. You know that that's important. The 6th century that's important. The ruler tried to control these routes by the offering the protection for a price. And this different route were transferred by the peddlers who travel on a foot. This route as were transferred by the peddler who is traveled on the foot. But the merchant traveled with the caravans. The caravans of bullocks, cart and pack animal. You know that's important. The peddlers is travel to the foot, but merchant travel with the caravans of bullock, charts and pack animal. That's important. And there were separates. Their ventures were risky but highly profitable. Ventures were risky but highly profitable here. The successful merchant is designated a Mahanthavan in a Tamil and Sathis as a Satvahans is a Prakritics as very rich, you know that. That's important here. Successfully a merchant designed a Manthuavan in a Tamil and Sathis and Satvahans in a Prakritics were very rich here. A wide range of goods were carried from one place to another. Wide range of goods were carried from one place to another. And these were salt, grain, cloth, metal, oils, and finished product, stone, timber, and medicinal plant, and spice as a paper and textiles here. All this were transported across the Arabian Sea to the Mediterranean here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, क्लास 12वीं इतिहास। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा तक भूमि अनुदान एवं व्यापार की व्याख्या हमें करना है
कि उसकी व्यवस्था कैसी थी। यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक भूमि अनुदान एवं व्यापार की व्यवस्था की हमने यहाँ चर्चा करना है और समझना है कि इस समय के दौरान में भूमि अनुदान और व्यापार किस प्रकार की व्यवस्था थी। कहते हैं प्रारंभिक शताब्दियों से भूमि के अनुदान को जो है शिलालेखों में दर्ज किया गया था। यानी भूमि के अनुदान को शिलालेखों में दर्ज किया गया था और कुछ शिलालेख तांबे की प्लेटों में दर्ज किए गए थे। यानी देखा जाए तो उस समय तांबे का प्लेट का उपयोग किया जाता था सारी बातों को नोट करने के लिए। जो अभिलेख बचे हैं वो हमें निम्नलिखित तथ्यों देते हैं। यानी कुछ हमें अभिलेख मिले हैं, बचे हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि भूमि अनुदान धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिया जाता था। और ये सब हमें कैसे पता चला? जो तांबे की प्लेट हमें मिली है उसमें इन्हीं प्रकार के अनुदान का जो है जिक्र की गई है कि भूमि अनुदान धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिया जाता था। ब्राह्मणों को आमतौर पर राजा को भू राजस्व और अन्य देय भुगतान की छूट दी जाती थी। यानी देखा जाए तो ब्राह्मणों को राजा की तरफ से बहुत सी छूट दे दी जाती थी, क्योंकि राजा का मानना था कि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण को भुगतान से छूट देना उनकी प्राथमिकता थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे और वो सारे ही ब्राह्मण थे और ये अक्सर स्थानीय लोगों से यह बकाया वसूलने का अधिकार भी दिया जाता था कि ब्राह्मण को अक्सर स्थानीय लोगों से जो है बकाया वसूलने का अधिकार भी ब्राह्मणों को दी जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इवन देखें तो महिलाओं को भूमि जैसे संसाधनों तक स्वतंत्र पहुंच की उम्मीद नहीं थी। यानी महिलाओं को भूमि जैसे संसाधनों तक स्वतंत्र पहुंच की उम्मीद नहीं थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी जो है प्रभावती गुप्त जैसी कुलीन महिलाओं की भूमि तक पहुंच थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताई जा रही है, इसमें महिलाओं के योगदान को भी जो है सराहनीय की गई है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता जैसी कुलीन महिलाओं की भूमि तक पहुंचने का पूरा अधिकार था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को गांव की नई भूमि का पालन करना पड़ता था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को गांव की नई भूमि का पालन करना काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता था और उसे सभी प्रकार कर चुकाने पड़ते थे। यानी गांव के लोगों को हर प्रकार के कर चुकाने की जो है बंदिश थी। कहते कुछ इतिहासकारों का दावा है कि भूमि अनुदान कमजोर राजनीतिक शक्ति का सूचक था। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इतिहासकारों का मानना था कि भूमि अनुदान जो है कमजोर राजनीतिक शक्ति का सूचक था, क्योंकि राजा अपने सामंतों पर नियंत्रण खो रहे थे और कभी कभी राजा भूमि अनुदान देकर सहयोगी को जीतने की कोशिश भी करते थे। तो यहाँ पर बात सही है, अगर हम किसी पर नियंत्रण खो देते हैं तो वो अपनी मनमर्जी करने लग जाते हैं और यही ये बात यहाँ पर साबित होता है कि बहुत से इतिहासकार ने इस बात का जो है जिक्र किया है कि भूमि अनुदान कमजोर राजनीतिक शक्ति का सूचक था और राजा अपने सामंतों पर जो है नियंत्रण खो रहे थे, जिनके कारण कभी कभी राजा भूमि अनुदान देकर सहयोगियों के जीतने की कोशिश भी करते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखें तो भूमि अनुदान किसानों और राज्यों के बीच संबंधों में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान जरूर करती हैं। यानी देखा जाए तो भूमि अनुदान किसान और राज्य के बीच संबंधों में कुछ अंतर्दृष्टि जरूर प्रदान करते हैं, यानी अंतर्दृष्टि लाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व से जो है 600 ईस्वी तक व्यापार की जो प्रणाली को निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक व्यापार प्रणाली की कैसे पद्धति थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक। देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भूमि और नदी मार्ग उपमहाद्वीप को पार करते हुए
विभिन्न दिशाओं में फैले हुए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भूमि और नदी मार्ग उपमहाद्वीपों को पार करते हुए विभिन्न दिशाओं में फैले हुए थे। शासक ने कीमत के बदले सुरक्षा की पेशकश करके इन मार्गों को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैले हुए थे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो शासक ने कीमत के बदले सुरक्षा की पेशकश करके इन मार्गों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इवन देखा जाए तो इन विभिन्न मार्गों को पैदल यात्रा करने वाले फेरीवालों द्वारा पार किया जाता था, लेकिन व्यापारी बैलगाड़ी और पैक जानवरों को कारवां के साथ यात्रा करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न मार्गों पर पैदल यात्रा करने वाले फेरी वाले पार किया करते थे, लेकिन जो मार्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे, वो बैलगाड़ी और पैक जानवरों को कारवां के साथ यात्रा किया करते थे। इवन देखा जाए तो समुद्री नाविक थे और उनके उद्यम जोखिम भरे लेकिन अधिक लाभदायक थे। ये सारे के सारे जो थे समुद्री नाविक थे, यानी समुद्र में नाव खेवने वाले थे, और इनका बेशक उद्यम जो था जोखिम से भरा हुआ था, लेकिन इनके लिए काफ़ी फायदेमंद भी था। इवन देखा जाए तो कहते हैं सफल व्यापारी जिन्हें तमिल में मंटूबन और प्राकृतिक में सैथिस्क और सतवाहन कहा जाता था, वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे। यानी सफल व्यापारी को, सफल जो व्यापारी थे जिन्हें तमिल में मंटूबन्स और प्राकृतिक में सैथिल्स और सतवाहन भी कहा जाता था, ये बहुत ही अमीर वर्ग से संबंध रखते थे। कहते विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि एक विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के प्रावधान थे। और ये थे नमक, अनाज, कपड़ा, धातु के अयस्क और तैयार उत्पाद जैसे पत्थर, लकड़ी, औषधि के पौधे, मसाले और काली मिर्च और वस्त्र। तो इन चीज़ों का जो है ट्रेडिंग यहाँ पर होता था, और इन सभी को अरब सागर के पार भूमध्य सागर तक ले जाया जाता था। यानी इसकी जो सीमा थी अरब सागर के पार भूमध्य सागर तक ले जाया जाता था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि यहाँ पर वस्तुओं का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होती थी। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता रहता है एग्जाम व्यू से। नो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स इम्पोर्टेंट। व्हाट डज द अशोक इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द मौर्यस? You know that's important. Ashok inscription tell about the Mauryans. Describe the limitation of the inscriptional evidence here. Describe the limitation of the inscription evidence here. You know that Ashok was the first ruler who is inscribed is a message on the stone surface. That's important. Ashok was the first ruler. There is the message on the stone surface, a natural rock and the polished pillar. Natural rock and the polished pillar is the source of message here. The major rock etiquette explained to the Mauryans administration, especially about the Ashok. The major rock etiquette to explain to the Mauryan administration, especially about the Ashok, and some of the important inscriptions are discussed below here. You know that that's important. The name of Ashok was not mentioned in the inscription. The name of the Ashok was not mentioned in any inscription, because instead there is a title Y of the Devanampiya. Devanampiya is a beloved of the God, and Piyadasi means patient to be behold, were mentioned. That's important. The name of the Ashoka was not mentioned in any inscription here, but Devanampiya, beloved of the God, and Piyadasi, present to be behold, the mention on the inscription here. That's an important point here. Ashoka is condemned their desire for the fame of glory, and stresses on the popularity of Dhamma.
You know that's important. Ashoka is a condemned their desire for the fame and glory here. He has stressed on the popularity of Dhamma. Dhamma is included a respect to award to the elder, a generosity of to award to the Brahmans and those who the renounces is a worldly life, and treating to the slave and the servant kindly and respect for religions and traditional other than one as oven. You know that Dhamma is a teaching that is the most important here. There is the respect to about to the elder, generosity to about the Brahmans, and he renounces the worldly life and treating the slave and servant kindly and respect for religions and traditional other one for all men. That's important. Here Dhamma here. The next here limitation of inscriptional evidence here. You know that that's important. Limitation of inscriptional evidence here. First of all, a technical limitation. Sometimes letters are very faintly is engraved and thus the doubt arise from the inscription may be damaged or letter missing here. The technical limitation in this here, that is the damage and letter missing here. And second here, damage or missing letter. Sometimes important letter are damaged or missing in the inscription. It will make the work of the epigraphist a more difficulty here. The next here, lack of clarity. It is not a way easy to be sure about the exact meaning of the word used to the inscription, and some of which may be specific to a particular place or time. So scholars are constantly debating on the alternative way to the read the inscription. You know the lack of clarity here. The any word is not understanding here, but a scholar is content a debating alternative way to read inscriptions here. And undisputed to inscription here. Undisputed of inscription. Thousands of inscription has been to discover, but not all has been to be spared, published and translated here. This is not a published and translated here. Many inscriptions were destroyed, and what we have today as a probably is a fraction of it. That's important. And the next here, non-relevance of inscription here. Inscription were composed in the palaces of king and patrons is generally here. Not everything that economically and politically important was recorded in the inscription. Example, routine agriculture practice, the joys and sorrow of the common man were not mentioned in the inscription. Thus, it is difficult for the epigraphist to give the complete picture of society by relying on the inscription only. You know that is a non-relevance of inscription. That's important point for the exam view here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, जो कि क्लास 12वीं NCERT CBSE की आधारित है। इतिहास यानी 12वीं कक्षा का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा क्वेश्चन अगला जो आया है और भी महत्वपूर्ण है कि अशोक के शिलालेख मौर्य के बारे में क्या बताते हैं। अशोक के शिलालेख से हमें मौर्य के बारे में क्या पता चलता है, और अभिलेखित साक्ष्यों की सीमाओं का वर्णन करें कि जो अभिलेख है उनकी साक्ष्य का क्या सीमाएं हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम व्यू से। यदि हम बात करें अशोक के शिलालेखों के मौर्य के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है, तो मैं आपको बता दूं कि अशोक पहला शासक था जिसने अपने संदेश को पत्थरों की सतह पर यानी प्राकृतिक चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर खुदवाया था। यानी अशोक प्रथम था जिसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है पत्थरों पर खुदवाई थी और उस पॉलिश चीज़ों पर खुदवाई थी, क्योंकि सारी की सारी बातें जो थी महात्मा बुद्ध के ज्ञानों का प्रदर्शन था। प्रमुख शिलालेख मौर्य प्रशासन विशेषकर अशोक के बारे में ही बताती है। यानी जितना भी शिलालेख हमें मिला है सारे के सारे मौर्य प्रशासन विशेषकर अशोक के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड्स करता है।
और कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कि आखिर उसकी क्या महत्व है। अगर हम पहले शिलालेख की बात करें तो शिलालेखों में अशोक के नाम का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलती है। यानी शिलालेखों में अशोक के नाम का उल्लेख हमें किसी भी शिलालेख में नहीं मिलती है कि एक्चुअली में कोई अशोक रहा हो। लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो इसके बजाय हमें देवानामपिया ये शब्द हमें वहाँ पर मिला है। देवानामपिया यानी भगवान का प्रिय, और दूसरा नाम जो हमें मिला था प्रियदासी यानी देखने में सुखद, शीर्षक का उल्लेख जरूर मिला है। यानी यहाँ पर साफ हो जाता है कि कहीं भी शिलालेख में हमें अशोक का नाम का जो है जिक्र भी नहीं मिला है। उसके जगह पर हमें देवानामपिया और प्रियदर्शी शब्द जो है जरूर मिले हैं। अशोक की प्रसिद्धि और गौरव की इच्छा की निंदा भी की है। यानी देखा जाए तो हमें जो शिलालेखों से पता चला है उसमें अशोक के प्रसिद्धि और गौरव की इच्छा की निंदा भी की गई है। उन्होंने धम्मा की लोकप्रियता पर जोर दिया, ये बात भी हमें सारे शिलालेखों से हमें प्राप्त होती है। धम्मा में बड़े के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और सामाजिक जीवन त्यागने वाले के प्रति उदारता और दासों और नौकरों के साथ दयालु व्यवहार करना और अपने धर्म के अलावा अन्य धर्मों को परंपरा का सम्मान करना भी शामिल था। यानी देखा जाए तो धम्मा काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें बड़ों के प्रति सम्मान, ब्राह्मणों और संसारिक जीवन त्यागने वाले के प्रति उदारता की भावना रखना था और दासों और नौकरों के साथ दयालु व्यवहार करना था। इवन अपने धर्म के अलावा अन्य सभी धर्मों को जो है सम्मान देना भी धम्मा की बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये सारे शिलालेखों में ही लिखी गई थी। लेकिन अब बात आती है लिमिटेशन की, यानी इनकी सीमाओं की। चलिए देखते हैं इनकी सीमाएं क्या है। यदि सर्वप्रथम हम बात करें शिलालेख साक्ष्य की सीमाओं की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि शिलालेखी साक्ष्य की क्या सीमाएं थी। सबसे प्रथम आता है तकनीकी सीमाओं की। तो तकनीकी सीमाएं क्या थी? कभी कभी अक्षरों को बहुत हल्के ढंग से उकेरा जाता है और इस प्रकार संदेह उत्पन्न होती है कि शिलालेख क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं या अक्षर गायब भी हो सकती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तकनीकी सीमाएं हैं। तो जो शिलालेख हमें मिली है वो क्षतिग्रस्त भी है, तो सारी बातों का सही आकलन करना संभव नहीं रह जाता है। इवन देखा जाए तो क्षतिग्रस्त या गुम पत्र कहते हैं कभी कभी शिलालेखों में महत्वपूर्ण अक्षर क्षतिग्रस्त या गायब भी हो जाते हैं और यह अभी शास्त्रों के लिए कार्य और अधिक कठिन बना देता है, क्योंकि जो बातें हमें चाहिए वो शिलालेखों से उड़ जाती है, तो अधूरी बातें रहती है और अधूरी बातों से हम सारी बातों का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि तिरपान संदेश खुद ही ये बात बोलता है कि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। वहाँ पर बहुत शिलालेख हैं जिसमें से आधे से अधिक शब्द जो हैं उड़ गए हैं, टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, जिसे सारे शब्दों को मिलाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है और ये अभी शास्त्रियों के लिए बहुत बड़ा कठिन का कार्य है और ये बहुत ही असंभव कार्य भी नज़र यहाँ पर आता है। उसके बाद देखा जाए तो स्पष्टता की कमी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पष्टता की कमी कहते हैं शिलालेखों में प्रयुक्त शब्दों के सटीक अर्थ के बारे में निश्चित होना हमेशा आसान नहीं होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिलालेखों में प्रयुक्त शब्दों को सटीक अर्थ के बारे में निश्चित होना हमेशा ही आसान नहीं रहता है, जिनमें से कुछ किसी विशेष स्थान या समय के लिए विशिष्ट हो सकते हैं। इसलिए विद्वान शिलालेखों को पढ़ने के वैकल्पिक तरीकों पर लगातार बहस चलती रहती है। जैसे कि शिलालेखों में अशोक का नाम का जिक्र कहीं नहीं है और बहुत से ऐसे शिलालेखों में शब्द हैं जो टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो इसीलिए जो है देखा जाए तो शिलालेखों को पढ़ने वालों के बीच हमेशा ही डिबेटिंग होती रहती है और बहस का कारण भी यही बनता है। देखा जाए तो अस्पष्ट शिलालेख, हजारों शिलालेख खोजे गए हैं लेकिन सभी को पढ़ा या प्रकाशित और या अनुवादित नहीं किया जा सकता है। कई शिलालेख तो नष्ट भी कर दिए गए हैं और आज हमारे पास जो कुछ है वो शायद इसका एक अंश ही है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि हजारों शिलालेख खोजे गए हैं लेकिन अभी सभी को पढ़ा या प्रकाशित या अनुवादित नहीं किया जा सका है। कई शिलालेख नष्ट कर दिए गए हैं, तो आज हमारे पास जो कुछ है
वो शायद इसका एक अंश मात्र ही मौजूद है। उसके पश्चात आता है शिलालेखों की गैर प्रासंगिकता। काफ़ी महत्वपूर्ण है शिलालेखों की गैर प्रासंगिकता। कहते हैं शिलालेखों की रचना सामान्यतः देखा जाए तो राजाओं और संरक्षणों के प्रशासन में की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिलालेखों की रचना सामान्यतः राजाओं और संरक्षणों की प्रशंसा में की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी इतिहास लिखी गई है, चाहे राजा अच्छा हो या बुरा, उसके विषय में हमेशा अच्छी ही बातें लिखी जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजाओं और संरक्षणों की प्रशंसा में की जाती है, और वह सब कुछ जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है शिलालेखों में दर्ज नहीं किए जाते हैं। ये बात भी सत्य है कि जो सच्चाई होती है, जो ज़रूरी बातें होती है, उन सभी बातों को शिलालेख में दर्ज नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए नियमित कृषि अभ्यास, आम आदमियों के सुख और दुख का शिलालेखों में उल्लेख नहीं किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सारे कृषि अभ्यास हो, आम आदमियों के सुख दुख हो, शिलालेखों में उल्लेख नहीं किया जाता है। और इस प्रकार अभी शिलाशास्त्रियों के लिए केवल शिलालेखों पर निर्भर रहकर किसी समाज को पूरी तरह से तस्वीर देना कठिन हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अभी शिलाशास्त्रियों के लिए केवल शिलालेखों पर निर्भर रहकर किसी भी समाज की पूरी तरह से तस्वीर देना एक बहुत ही दुष्कर्म कार्य यहाँ पर नजर आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दिस इम्पोर्टेंट, एक्सप्लेन द वेरी द notions of kingship during the Kushan and Gupta Empire. You know that is an important question here. Explain the various of notions of kingship during to the Kushan and Gupta Empire. That's an important question. In the 1st century BC, Kushan ruled over to the vast kingdom extended from the Central Asia to the northwest India. That's important here. The 1st century here, the Kushans ruled the kingdom extended to Central Asia to North India, and this history has been reconstructed from the inscription and textuals as a traditions here. You know that is important, inscription and textures here. The notion of kingships, there are wishes to the project are whereas the base evidences in there is a coins and sculpture. That's important, the coins and sculptures here for the evidence of here a brief nation of kingdom during to Kushan and Gupta Empire. The questions is the state of Kushan. The ruler were found to the Mathura and Afghanistan here. You know that is important. The Kushan status of the Kushan ruler were to found in the Mathuras and Afghanistan. According to the some historians, this tend to the indicated the Kushans through that himself like a god. That's important. There is historians this tend or indicate that is a Kushan saw that himself like a god, and several Kushan rulers assume the title Devputra. The titles here take here Devputra means are son of God, whereas they are influenced by the Chinese leaders who call themselves of sons of heaven. You know that this important point here. Several Kushan rulers assume the titles Devputra. Devputra means son of God. Another Chinese leader who is called himself sons of heaven. That's important here. On this time, on the other hand, historians of Gupta Empire has been taken from to the literatures, coin and inscription including a parenthesis here. Note that is important, the coin, inscription and literatures here. Passages were composed in the passage of King and Platon's in the journal. That's important. The famous Prayaga Prasastis composed the Harisenes, the court poet, and Samudragupta. That's important. Harisen is the court poet of the Samudragupta here as a powerful document to know about the Gupta rulers. That's important. The famous Prayaga Prasastis composed the Harisen. Prayaga Prasastri is composed of here Harisen, the poet of a court of Samudragupta. That's an important point here for the exam view. यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, राजा, किसान और नगर।
प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे समक्ष आया है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कुषाण और गुप्त साम्राज्य के दौरान राजस्व की धारणाओं का संक्षिप्त वर्णन करें। जब कुषाण और गुप्त साम्राज्य थे तो उन समय वो लोग किस प्रकार की धारणाओं से ग्रसित थे, किस प्रकार की धारणाएं वो लोग लेते थे। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण दिलचस्प क्वेश्चन बनने वाला ये कि कुषाण और गुप्त साम्राज्य के दौरान राजस्व की राजधाराओं जो धारणाएं थी वो किस प्रकार की थी। कहते हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाणों ने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी भारत तक जो है फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण ने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी एशिया भारत तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया करते थे। कहते हैं इनके इतिहास का पुनर्निर्माण शिलालेखों और पाठ्य परंपराओं से किया जाता गया है। यानी इनके इतिहास जो है पुनर्निर्माण शिलालेखों और पाठ्य परंपराओं से की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन देखा जाए तो राज सत्ता की जो धारणाएं वो प्रदर्शित करना चाहते थे वो शायद उनके सिक्के और मूर्तियों में सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित भी किया है। यानी कुषाण हो या गुप्त साम्राज्य हो, उनके बारे में सबसे अधिक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सिक्कों से मिली है या मूर्तियों से मिली है, और इन्होंने प्रमाणित भी किया कि इस समय इनकी काफ़ी महत्वपूर्णता थी। इवन देखा जाए तो कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियाँ मथुरा और अफगानिस्तान में भी मिली है। यानी कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियाँ मथुरा और अफगानिस्तान में मिली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारणाएं हैं जो हमें उस समय काल में मिली है। और मथुरा अफगानिस्तान हो सभी क्षेत्रों में कुषाण शासकों की बहुत सी चिन्ह जो है हमें मिली है। इससे ये पता लगता है कि इनका जो फैलाव थी मथुरा से लेकर अफगानिस्तान तक थी और इनका व्यापार पद्धति इन सारे क्षेत्रों में चलाई जाती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह प्रवृत्ति इस बात की ओर भी संकेत करती है कि कुषाण स्वयं को भगवान के समान समझते थे। यानी देखा जाए तो जितने भी राजा हुए अपने आप को भगवान का जो है दर्जा हासिल करना चाहते थे। तो ये बहुत से इतिहासकार का ये प्रवृत्ति रही है और इन्होंने संकेत भी दिया है कि कुषाण स्वयं को भगवान के सामान्य समझते थे। और कई कुषाण शासकों ने तो यहाँ तक देवपुत्र का भी टाइटल ग्रहण किया। देखा जाए तो कई कुषाण शासकों ने देवपुत्र का जो है टाइटल ग्रहण किया। इसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र। कहते इसका धारण किया और शायद वह चीनी नेताओं से काफ़ी प्रभावित थी, क्योंकि चीनी खुद को जो है स्वर्ग का पुत्र किया कहा करते थे। यानी देखा जाए तो जितने भी राजा महाराजा हुए या जितने भी बाबा हुए वो सब के सब अपने आप को जो है ईश्वर के पुत्र के रूप में परिभाषित किया। तो ये परंपराएं आज से नहीं है, पुराने समय काल से है। जो लोग स्वयं को जो है ईश्वर का पुत्र बना के धरती पे अपने आप को महानता की कसौटी पे खड़ा उतरना चाहते हैं। और ये बात कुषाणों ने के साथ साथ जो है चीनी लोगों ने भी ऐसी पद्धतियों का जो है अनुसरण किया। कुषाण ने अपने आप को देवपुत्र के रूप में परिभाषित किया, यानी भगवान का पुत्र। वहीं चीनी शासक जो थे वो खुद को स्वर्ग का पुत्र कहा करते थे। यानी देखा जाए तो जनरली दोनों का अर्थ यही होता है कि वो ईश्वर का पुत्र है और वो ईश्वर के ही समान है, यानी उसको सारे जनता जो है भगवान के रूप में दर्जा दे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा परंपरा कहते हैं पुराने समय में भी चलता था और आज में भी है। आज भी देखिए बहुत से जो बाबा लोग हैं अपने आप को सोचते हैं कि मैं भगवान का पुत्र के रूप में हूँ, लोग मुझे चाहें, और लोग भी उनको उसी तरह जो है दर्जा भी देते हैं, उन पे पागल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ईश्वर का पुत्र कभी भी ऐसे नहीं होते हैं, वो किसी के सामने दिखावा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं जो दिखाते हैं वो कभी भी सच्चे नहीं होते हैं, और ये बात सत्य है। दूसरी ओर गुप्त साम्राज्य का इतिहास जो है प्रस्तुतियाँ सहित साहित्य और सिक्कों और शिलालेखों से हमें लिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट जो रहती है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। यहाँ पर अगर आप 5-6 पॉइंट याद कर लेते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा आपको पॉइंट व्यू ही लेके आता है, जिससे आप आसानी से भी जो पॉइंट आपको आसान लगता है उसको याद करके एग्ज़ाम में कर सको। इसलिए आपके लिए त्रिपान सेंटर हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आपको हमेशा त्रिपान सेंटर की सहायता करने की आवश्यकता बनी रहती है।
अगर हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो ये साफ कहता है कि प्रसिद्धियाँ सामान्य राजाओं और संरक्षण की प्रशंसा में लिखी जाती थी। ये बात तो आपको साफ पता होगा कि पहले के समय में जो भी शिलालेख लिखी गई वो राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई। कोई भी लेखक जो था राजा को नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो राजा घटिया हो, क्रूर हो, किसी प्रकार का हो, दुराचारी क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा जो लेखकों ने अच्छे विचारधारा का ही अनुसरण करवाया है। लेकिन बहुत से उसी काल में जो पोएट थे उन्होंने उस राजा के बारे में क्रूरता का भी बखान साफ शब्दों में किया है। तो देखा जाए तो उस समय जितनी प्रतियां सामान्य राजाओं के संरक्षण की प्रशंसा में ही लिखी जाती थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा चरित्र प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुप्त शासकों के बारे में जानने के लिए एक शक्तिशाली दस्तावेज है। यानी देखा जाए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रसिद्धि गुप्त ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो कि समुद्रगुप्त की दरबारी कवि था और उसने समुद्रगुप्त की सारी बातों को जो है अनुसरण भी किया और उसके बारे में बताया भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, डिस्क्राइब द वेरी द सोर्सेस यूज फॉर द रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता रूलर्स। यू नो दैट दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द वेरी द सोर्सेस हियर यूज फॉर द constructing the history of the Gupta rulers. The Gupta rulers established a vast empire in 4th centuries. That's important. The Gupta rulers is a vast empire in the 4th century, which is constructed from the various sources here. And these sources explain in the following way. Let's see first here. First, as inscription are the written engraved on the hard surface like a stone, metal, etc. Note that inscription is written here like a surface, stone, metals. That's important sources here. And these are generally composed in a precise of king in a particular, and the stone is generally by the poets. That's important. That is generally composed by here poets on this period time. Let's see the example of Allahabad pillar inscription or Prayag of Parashastri, where is the composed of Sanskrit by the Harisein. The court poem of Samudgupta in the passage of him. You know that that's important. Allahabad pillar inscriptions are Prayag's Parashastris, were composed by the Sanskrit by the Harisein. There is a poet of Samudgupta is quote here. And coins are also is important source of reconstructing their history of the Gupta rulers. And that is include element like scripts, image, and the contents of which they are found here. That's important. There is a inscription, image, and context here. Some of the most spectacular gold coin were issued by the Gupta rulers. You know that's an important point. Some of the most spectacular gold coins were used by the Gupta rulers, and this coin of facilitated long distance transactions from which their expansion of trade and commerce was now. That's important. Literature historian attempt to draw a factual information from the composition of Parashastris here. Note that is important. Literature historians attempt to draw factual information from the composition of Parashastris here. And those who composed this often treated them a work of poetry and other than to the account that were literature true. Note that's important. Those who composed this often treat them a work of poetry rather than account that were literature true. And this were written in the passage of king and patron in a general. And thus the historians have to constantly assess their statement made in the inscription to the judge and whether there is a true recital or exaggerations. That's important. And precisely they contribute to the prominently is reconstructing the histories of Gupta rulers. Example, Prayag Parashastris was composed in a Sanskrit from a Samudgupta time. That's important example of here. There is a example of Gupta ruler Prayaga Parashastris was composed in a Sanskrit for the Samudgupta time period.
यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है चैप्टर राजा, किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन आया है, गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयुक्त सूत्रों का संक्षिप्त हमने वर्णन करना है कि गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण, जो पुनर्निर्माण हुआ कि कौन कौन से प्रमुख सूत्र के रूप में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से देखा जाए तो। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी गया है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये सारी बातें आपके समक्ष पॉइंट व्यू प्रस्तुत हुआ है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और क्वेश्चन साफ है कि गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयुक्त सूत्रों का हमें संक्षेप में चर्चा करना है, संक्षेप में कि कौन कौन से जो है पुनर्निर्माण के लिए सूत्र थे। कहते हैं गुप्त शासकों ने 4वीं शताब्दी में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसका विभिन्न सूत्रों से पुनर्निर्माण किया गया। यानी देखा जाए तो गुप्ता शासक जो था 4वीं शताब्दी में एक बहुत ही बड़ा एम्पायर जो है यहाँ पर खड़ा किया। और इन सब के बारे में हमें इनके सूत्रों के बारे में निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो शिलालेख जो है पत्थर, धातु आदि जैसे कठोर सतहों पर उकेरे गए हो लेख थे। यानी देखा जाए तो शिलालेख, अगर हम सबसे पहली बात करें तो शिलालेख जो होते हैं पत्थर, धातु आदि जैसे कठोर सतहों पर उकेर के बनाए गए हैं, यानी उसको उभारा गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पुराने समय में पत्थर धातु जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे अपने विचार प्रकट करने के लिए, और उनको या तो छापा जाता था या उनको काट काट के जो है बनाई जाती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आम तौर पर कवियों द्वारा विशेष रूप से राजाओं और सामान्य रूप से संरक्षणों की प्रशंसा में लिखे गए थे। यानी एक बात तो साफ है कि उस समय जितने भी इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी सब राजाओं के जो है उनके ही गुणगान में लिखे गए थे, और सारे जो भी राजा जिस राइटर को संरक्षण प्रदान करते थे वो उनकी ही विशेषताओं का गुणगान गाते थे। तो इसमें से आधी बातें जो होती है सच नहीं रहती है, क्योंकि जो भी किसी की प्रशंसा में लिखी गई हो और जो किसी को संरक्षण दे तो उसी के बारे में अच्छी बातें ही लिखी जाती है, उनकी बुराइयों को दूर रखी जाती है। तो ये साफ रहता है कि आमतौर पर कवियों द्वारा विशेष रूप से राजाओं और सामान्य रूप से संरक्षणों की प्रशंसा में ये सारी बातें लिखी जाती थी। यदि उदाहरण के स्वरूप हम देखें तो कहते हैं उदाहरण के लिए इलाहाबाद स्तंभ, जो आपको पता भी होगा कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी प्रशंसा में संस्कृत में की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, चाहे इलाहाबाद स्तंभ की हम शिलालेख की बात करें या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की बात करें, जो कि कहते हैं हरिसेन ने इसके समुद्रगुप्त की जो है प्रशंसा में संस्कृति शब्द में लिखी थी। इवन देखा जाए तो हमें सबसे अधिक इन्फॉर्मेशन जो है सिक्कों से प्राप्त होती है। कहते हैं सिक्कों जो है गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बना है, और ये किसी भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं सिक्के, क्योंकि इनमें लिपियां, चित्र और जिस संदर्भ में पाए जाते हैं जैसे तत्व कुछ ना कुछ शामिल होते ही होते हैं। कोई भी सिक्के हों, कोई भी लिपियाँ हों, कहते हैं उस संदर्भ में जिस समय ये बनाई गई थी, जिस समय ये निर्माण हुआ था, उसकी कोई ना कोई विशेषता नज़र आती है। जैसे आपको पता ही है कि गुप्ता का जो है सिक्कों में जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इवन कि बहुत से ऐसे चित्र हैं जिनमें इन सब बातों को काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, और वो सारे सिक्के में ही होते हैं। कहीं सिक्के में उस समय की हालतों का वर्णन होती है। तो ये सिक्के जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सिक्कों में जो है लिपियाँ के साथ साथ चित्र भी पाए जाते हैं, जो उस समय काल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कुछ सबसे शानदार सोने के सिक्के गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो सोने के हमें अशरफियाँ मिले हैं, सिक्के मिले हैं, वो सबसे अधिक सिक्के जो हैं गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे, वो सिक्के हमें अधिक प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों की लंबी दूरी को लेन देन की भी सुविधा भी मिलती थी, जिससे व्यापार और वाणिज्य के विस्तार का पता चलता है। यानी देखा जाए तो इतिहासकार ने इसकी जो है कई क्षेत्रों में ये सिक्कों को प्राप्त किया है। इससे ये पता चलता है कि इसका व्यापार जिन जिन क्षेत्रों में सिक्का हमें प्राप्त हुई है उन क्षेत्रों में जो है व्यापार होती थी, और ये बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है। सिक्के जो है हमें बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि इससे जो है किस क्षेत्र में व्यापार होती है, उस समय क्या बात, इस सारी बातों का जो है विस्तार पूर्वक हमें लेन देन के बारे में जो है पता चलता है।
साहित्य इतिहासकारों ने प्रसंगति की रचना तथा तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य इतिहासकारों ने प्रसंगतियों की रचनाओं में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। जिन लोगों ने इसकी रचना किया है वो प्राय इन्हें कवि की कृतियाँ मानते थे, न कि कोई वृत्तांत जो विशिष्ट सत्य था। यानी देखा जाए तो देखिए, कोई भी रचना होती है तो कवि अपने जो है कहते हैं मन से ये बातों को लिखते हैं, उनमें कोई भी वृत्तांत में जो है सत्यता नहीं होती है। जिन लोगों ने इसकी रचना किया था वो सारे के सारे कवि वृत्ति के माने जाते थे, और कवि वृत्ति का मतलब होता है कवि का मन जो है चंचल होता है, वो किसी का भी कुछ भी रूप धारण कर लेता है, और कभी कभी यहाँ रहता है तो कभी वहाँ रहता है। तो इसको हम सत्य घटना पर आधारित नहीं कह सकते। बहुत सी बातें ऐसी है जो कवियों के जो है मनगढ़ंत कहानी होती है, तो इन पर जो है पूरी तरह से जो है विश्वास करना संभव नहीं है। और ये सारे के सारे वृत्तांत जो कृतियाँ होती है वो सत्य पर आधारित नहीं होती है। कहते हैं ये सामान्य राजा और संरक्षण प्रशंसा में लिखे जाते हैं। ये जितने भी वृत्तांत होते हैं, जितने भी कृतियाँ होते हैं, सब के सब राजा या संरक्षक के प्रयासों में प्रशंसा में लिखी गई बातें होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार इतिहासकारों के शिलालेखों में दिए गए बयानों का लगातार मूल्यांकन करना पड़ता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह सच है या अतिशयोक्तिपूर्ण है। यानी देखा जाए तो बहुत से इतिहासकार में इसी बात पे जो है बात विवाद हो जाती है कि ये सत्य है कि असत्य है, क्योंकि जो भी हमें जानकारी मिली है या तो कवियों के लिखी गई कृतियाँ थी, या बहुत सी ऐसी बातें थी जो कवियों ने संरक्षक की प्रशंसा में लिखी थी। तो इसकी बातों को जो है हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, उसकी गहराइयों को जान नहीं सकते हैं। हमें कई कई जगहों पर जिन राजाओं को कवियों ने अच्छा बताया है, काफ़ी अच्छा उसके शासन को बताया है, तो कहीं कहीं दूसरे लेखों से हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक बात तो साफ हो जाता है कि जिनको राजाओं ने संरक्षण किया है, उन कवियों ने राजा के लिए विशेष महत्व वाली बातों को ही महत्वता दी है। प्रशंसा ने गुप्त शासकों के इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रमुख योगदान देती हैं। प्रस्तुतियों जो है गुप्त शासकों के इतिहास में पुनर्निर्माण में योगदान देते हैं। जैसे प्रयाग स्मृति की रचना समुद्रगुप्त के लिए संस्कृति में की गई थी, और उसमें सारी बातों को जो है समुद्रगुप्त के विषय में लिखी गई थी और उसकी प्रशंसा की गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव इज इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द numismatics here? You know that what do you mean by the numismatics here? How has the study of the coin helped their numismatics to be destruction as a possible commercial network here? You know that there's important questions here. What do you mean by the numismatics here? That's important. Numismatics is the study of coin, including the visual element such as a script and image, and methodological analysis and the context in which they has been to found. The study of coin has been helped the numismatics to be instruct there is a possible commercial network in flowing way. That's important point here. Let's see next a point here. First point here, introductions of coinage to trade facilitation here. You know that's an important point here. To some extent, exchange were facilitated by introduction of coinage here. The coinage is the important exchange in this time. A wide range of goods like a salt, grain, cloth, metal, ores and finish, products, stone, timber, medicinally plant, etc. were carried from one place to another. That's important here. And this continually required some kind of currency for exchange, and hence this lead to be a development of coinage and across the trading culture. That's important here. Introductions of coin as for a trade facilitations here. That's important point. And the next here, the next excavation of punch mark coins across the subcontinent. You know that's an important point. Excavations of punch mark coins across the subcontinent here. A punch mark coin made of silver and copper.
Punchmark coin made of silver and copper, 6th century BCE onward, were amongst their earliest they are minted and used. That's important here. A Punchmark coin made of silver and copper, and there is the amongst their earliest to be mentioned to be used, and this hand has been to be recovered for excavations at a number of sites throughout their subcontinents here. That's important also point. And numismatics is has studies and this and other coin to reconstruct a possible commercial network here. Numismatics as by study has this and the other coins reconstructed possible and commercial network here. The next year, kings, merchants, and banker as a issuing of authority. You know that is important. Kings, merchant, and bankers as a losing authorities. Attempt made in identify the symbol on punchmark coin with their specific rulings that census here, including the Mauryas as a suggest that these were issued by the king. That's important. It's also like that is a merchant, banker, and town people issue some this coin. And the next year, similarity of Kusan coin with those of Greek and Persians here. You know that the similarity is important here. The first gold coin were issued in the 1st century BC by their Kusan. This is an important question for the MCQ here. A first coin issued by there is a 1st century BC or Kusans here. Kusans is a first gold coin issue here. And this were actually identical to weight with those issued by the contemporary Roman Empire and Parthian ruler of Iran has been to found that a several cities in the northern India and Central Asia here. And the next year, close connection with the Roman Empire. That's an important point. Close connections with the Roman Empire here. The spirit use of gold coin indicate that the numerous value of the transaction that were taking place is here. And beside the Horus, the Romans coins has been to found from the archaeological sites of South India. It is obvious that a network of trade were not confined within the political boundaries here. And South India was not a part of a Roman Empire, but there were is a does connection through the trade. That's important, a close connection with the Roman Empire for here the importance of the gold coin. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है राजा किसान और नगर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है, काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है क्लास 12वीं इतिहास के अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुद्रा शास्त्र से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि मुद्रा शास्त्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, इतिहास के बारे में जानना और उसके बारे में इतिहास के बारे में समझना कहीं ना कहीं कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाण जो है मुद्रा शास्त्र ही है, क्योंकि मुद्रा शास्त्र से ही हमें उस समय काल के बारे में बहुत सी बातें पता चलती है, बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो उस समय के बारे में बताता है। कहते हैं सिक्कों के अध्ययन के मुद्रा शास्त्रियों के संभावित वाणिज्यिक नेटवर्क के पुनर्निर्माण में कैसे मदद करता है। यानी देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये व्यापार के नेटवर्क को भी आपस में जोड़ता है, क्योंकि सिक्का जहाँ जहाँ प्रचलित होगा वहाँ वहाँ पर जो है व्यापार की संभावनाएं बनती है। और हमें उस समय किस प्रकार के व्यापार था इसके बारे में मुद्रा ही सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। इसलिए मुद्रा शास्त्र का जो है अध्ययन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी जो है खोजकर्ता के लिए। देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का एक अध्ययन है। मुद्रा शास्त्र क्या है? मुद्रा शास्त्र जो है सिक्कों का एक अध्ययन है। यानी हम सिक्कों का जो है अध्ययन करते हैं जिसमें दृश्य तत्व जैसे स्क्रिप्ट और चित्र, धातु क्रम विश्लेषण और वे संदर्भ शामिल है जिन्हें वह पाए गए हैं। यानी देखा जाए तो मुद्रा शास्त्र सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसमें हमें
सारे प्रकार के दृश्य जो है हमें नज़र आती है, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे चित्र हो या धातु क्रम हो, सारे के सारे हमें मिलते हैं। सिक्कों के अध्ययन से हमें मुद्रा शास्त्रियों के निम्नलिखित तरीकों से संभावित वर्णनिक नेटवर्क का पुनर्निर्माण करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सिक्कों के अध्ययन से मुद्रा शास्त्रियों को जो है बहुत सी नेटवर्क के पुनर्निर्माण में हमें काफ़ी मदद मिलती है। चलिए देखते हैं एक के बाद एक की जो है मुद्रा शास्त्र का क्या यहाँ पर रोल है कि दूसरे देशों से जो है मुद्रा शास्त्र किस प्रकार एक नेटवर्क बनाता है। चलिए देखते हैं इसके विषय में विस्तार पूर्वक। देखा जाए तो व्यापार सुविधाओं के लिए सिक्के का निर्माण की शुरुआत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि व्यापार सुविधाओं के लिए जो है सिक्कों का निर्माण कितना महत्वपूर्ण था। कहते हैं सिक्कों के चलन से कुछ हद तक जो है आदान प्रदान सुगम हुआ, यानी सिक्कों ने जो है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिक्कों के चलन से कुछ हद तक जो है आदान प्रदान सुगम हुआ है, क्योंकि पहले के समय जो है वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन सिक्कों के चलन के कारण क्या हुआ, जो है काफ़ी हद तक हमें आदान प्रदान में जो है सुगमता हम हासिल हुई, यानी काफ़ी आसान कर दिया। कहते हैं नमक, अनाज, कपड़ा, धातु के अयस्क और तैयार उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, औषधि, पौधे आदि जैसे कई प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते थे, और ये व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण साधन थे उस समय। इन्हें विनिमय के लिए निश्चित रूप से किसी प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें व्यापारिक संस्कृति में सिक्कों का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण था। और देखा जाए तो सोने का सिक्का जो थी हर जगह मान्य थे, क्योंकि ये जो धातु थी वो सबके लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए सोने का सिक्का से आदान प्रदान होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसको फर्स्ट सेंचुरी BC में जो है कुषाण के द्वारा जो है प्रचलित में लाया गया, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा अगले देखते हैं क्या टॉपिक है। उसके पश्चात आता है उपमहाद्वीपों में छिद्रित सिक्कों की खुदाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उपमहाद्वीप में छिद्रित सिक्कों की खुदाई। कहते हैं चांदी और तांबे से बने पंचचिन्ह सिक्के जो है 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद सबसे पहले ढाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्कों में से थे। यानी देखा जाए तो चांदी तांबे से बने पंचचिन्ह सिक्के 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद और सबसे पहले ढाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्कों में से थे। इन्हें पूरे उपमहाद्वीप में कई स्थानों पर खुदाई से हमें प्राप्त किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि चांदी और तांबे के सिक्के हर क्षेत्र में जो थे बिखरे हुए थे, और ये विखरानपन का सबसे बड़ा कारण था कि इन क्षेत्रों में जो है व्यापार होते थे, और व्यापार के कारण सिक्के हमें हर जगह मिला है। तो ये पूरे उपमहाद्वीप में कई स्थलों पर खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने संभावित वर्णनिक नेटवर्क के पुनर्निर्माण के लिए इन अन्य सिक्कों का अध्ययन भी किया है। यानी देखा जाए तो जो मुद्रा शास्त्री होते हैं उन्होंने संभावित वर्णनिक नेटवर्क को पता करने के लिए इन सिक्कों को जो है बहुत गंभीरतापूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन भी किया है। उसके पश्चात आगे आता है जारीकर्ता प्राधिकारी के रूप में राजा, व्यापारी और बैंकर। देखा जाए तो जारीकर्ता के रूप में राजा होते थे या व्यापारी होते थे या बैंकर होते थे। मौर्य सहित विशिष्ट शासक राजवंशों के छिद्रित सिक्कों पर प्रतीकों की पहचान करने के प्रयासों से पता चलता है कि ये राजाओं द्वारा जारी किए गए थे, और यह भी संभव है कि व्यापारी, बैंकर और शहरी लोगों ने इसे कुछ सिक्कों को जारी किए हों। यानी सिक्कों से के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि बहुत से सिक्कों का जो है यहाँ पर प्रचलन जो है राजाओं के द्वारा की गई थी, लेकिन कई सिक्के ऐसे भी थे जिनको व्यापारी, बैंकर या शहरी लोगों ने चलाए हों, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी देखा जाए तो उस समय आम व्यक्ति भी सिक्कों का प्रचलन करते थे। आगे देखें तो यूनानियों और पठानियों के साथ कुषाण सिक्कों की समानता, यानी ये सिक्कों की समानता भी इस बात को उजागर करता है कि एक के बाद एक जो है दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा हुआ दूसरे सिक्कों को बनाया है। यानी पहले सोने का सिक्का का 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किसान द्वारा जारी किया था, यानी कुषाणों ने जो है इसको जारी किया था सोने के सिक्कों को। ये समकालीन रोम साम्राज्य और ईरान के पार्थिव शासकों द्वारा भी जारी किए गए वजन में लगभग सामान्य थे, जो उत्तर भारत और जो एशिया के कई स्थलों पर पाए गए। तो देखा जाए तो जो सोने का सिक्का जो था उसको 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कुषाणों के द्वारा जारी किया गया, लेकिन बाद में इसको कई शासकों ने जो है
सेम वजन का और सेम शक्ल का जो है कई सिक्कों का जो है बाजार में प्रचलन शुरू कर दिया। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध का भी हमें सिक्कों से ही पता चलता है। कहते हैं सोने के सिक्के का व्यापार उपयोग होने वाले लेन देन के विशाल मूल्य को इंगित करता है। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध के बारे में सिक्के जो हमें बहुत कुछ बताते हैं। सोने के सिक्के का व्यापक उपयोग होने वाले लेन देन के विशाल मूल्य को भी इंगित करता है। और इसके अलावा दक्षिण भारत के पुरातात्विक स्थलों से रोमन सिक्कों को ढेर पाए भी गए हैं। यानी देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो है पुरातात्विक स्थलों से हमें रोमन सिक्कों के ढेर पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और यह भी स्पष्ट है कि व्यापार के नेटवर्क राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं थे। यानी देखा जाए तो व्यापार के नेटवर्क जो थे राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं थे। दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन व्यापार के माध्यम से डोज संबंध हमें नजर जरूर आते हैं। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य या सिक्के जो यहाँ नेटवर्क को भी दर्शाते हैं कि सिक्का हमें कई क्षेत्रों से मिला है। तो इसका ये पता लगता है कि इनका हर क्षेत्र में जो है व्यापार फली फूली और उन्होंने व्यापार का जो है मार्ग प्रशस्त किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके लिए। यहाँ पर पॉइंट व्यू थी, पॉइंट की बातों को समझिए, उसको एनालाइज कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाएगा। और साथ में जितना शेयर कीजिएगा उतना और भी महत्वपूर्ण रहेगा, इससे दूसरे बच्चों का हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। शेयर ही है तो ही केयर है। और कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए मरे वही इंसान कहलाता है। तो शेयर करने की भावना आपको मन से जाना नहीं चाहिए। अच्छे काम करने में कभी भी हर्ज नहीं होना चाहिए। सोचिए नहीं, यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पॉइंट व्यू है और पॉइंट व्यू सिर्फ तिरपान स्टडी सेंटर ही आपको प्रोवाइड्स कर रहा है। और ये आप लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी देखा जाए तो तिरपान सेंटर हर जगह महत्वपूर्ण ही है। चाहे समझा भी लिया जाए, समझ में भी आ गया तो बेस्ट है। इंग्लिश में भी लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ तिरपान सेंटर दे रहा है। और पॉइंट व्यू तो कहते हैं आज के समय में टीचरों का फेवरेट बन गया है। जो बच्चे पॉइंट व्यू लिखते हैं उनको पूरा मार्क्स आता है, जो पैराग्राफ बना के लिखते हैं उनको नंबर टीचर कम देता है। और तिरपान सेंटर को जो जनरल सी बात है, बच्चों के लिए अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने का जरिया बनना चाहता है, और वो समझ वाली, जिसमें बच्चों को समझ भी हो, इसलिए इन सब बातों का अनुसरण करवाया जाता है। और आप चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त इसी प्रकार होता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।